हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल और राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं आज पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्वी दक्कन में। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सैडिल पीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान द्वीप में दिगलीपुर के निकट स्थित सैडिल पीक इस द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी का। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखिए, नर्मदा का जो जलग्रहण क्षेत्र है वह 98,776 है। महानदी का 1,41,589 है। गोदावरी का 3,12,813 वर्ग किलोमीटर में है। देखिएगा, ये सबसे बड़ा है। कृष्णा नदी का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में है। तो उपरोक्त नदियों में गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, तो इसमें सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुंचिकल झरना जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बरचीपना झरना उड़ीसा में है, ये इसकी ऊंचाई जो है 1,308 फीट पर है। जोग झरना शिमोगा कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई 829 फीट पर है। मीनमटी झरना केरल में है, इसकी ऊंचाई 984 फीट पर है। कुंचिकल झरना शिमोगा कर्नाटक में है, यह आपका 1,493 फीट की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इस मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। भारत में सितंबर से महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्वी भारत के चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा एक कथन सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। निम्न में कौन सा एक स्थान है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लेह। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में 9.20 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में यह सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर होती है। वहीं बीकानेर में 24.34 सेंटीमीटर वर्षा होती है। स्पष्ट है, लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में माधव टांडा के नज़दीक अवस्थित है। इस झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है, जो लखनऊ से होकर बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत पाक बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के राज्य में डोडा जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 4 जौनसारी और टोडा जो है बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जौनसारी, खस, दोडा, कोटा, बोटा, नायर, इरावा, तियान जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड। गोंड जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। गोंड शब्द की व्युत्पत्ति एक तमिल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पर्वत निवासी। इस जनजाति का विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला से गोदावरी तक व्याप्त है। इन्हीं के नाम से मध्ययुग से गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए 2 वाक्यांश दिए गए हैं कथन और कारण के रूप में। कथन ये है कि प्राकृतिक
वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण यह है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल बाधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 4। अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड जो है वह स्थल बाधित देश है। मलेशिया जो है यह स्थल बाधित देश नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थल बाधित देश है जिसकी सीमाएं ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। एक अन्य स्थल बाधित देश हंगरी की सीमाएं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाक गणराज्य से मिलती हैं। स्विट्जरलैंड की सीमाएं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein और जर्मनी से मिलती हैं। इसी प्रकार उपरोक्त तीनों देशों में कोई तट रेखा नहीं है इनकी, ठीक है। जबकि मलेशिया की सीमाएं जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई से मिलती हैं, किंतु साथ ही इसकी विस्तृत तट रेखा भी है। अगला हमारा प्रश्न है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी किलाउ जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 25 से अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं: किलाउ, माउंट एटना, पिटना डी ला फोर्नेस, न्यामुरा गिरिया, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सास्कचेवा में स्थापित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ठंडी समुद्र धाराएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 3, 4। हम्बोल्ट, आयोसियो और कनारी जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील जो आपकी गर्म धारा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम्बोल्ट, ओयासियो, कनारी धारा ठंडी समुद्री धाराएं हैं, जबकि ब्राज़ील धारा गर्म धारा है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरी धारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्वी समुद्र तटीय जो धारा है वह गर्म सागरी धारा है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से पूर्वी ऑस्ट्रियाई धारा एक गर्म सागरी धारा है या दक्षिण प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म धारा है। शेष धाराएं ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। बेंगुला, पेरू और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा जो है ठंडी धाराएं हैं। देखिए प्रशांत महासागर की जो जल धाराएं हैं, देखिए उसमें गर्म जल धाराएं जो हैं उत्तर विश्वतीय जल धारा, क्यूरोसियो जल धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी विश्वतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, अल नीनो धारा, ठीक है। ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। और प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं कौन है? कमचटका, आयोसियो धारा, क्यूराइल धारा, एक ही नाम है इसका, पेरू धारा, पछुआ पवन प्रवाह, विश्वतीय प्रति धारा, ठीक है। अब हम अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो धारा देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जल धारा उत्तर विश्वतीय जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण विश्वतीय जलधारा, ब्राज़ील धारा। और अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा जो है लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड धारा, केनारी धारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा, पछुआ पवन धारा प्रवाह, ठीक है। और अब हिंद महासागर में चलने वाली हम देख लेते हैं गर्म जलधाराएँ। दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा, दक्षिण विश्वतीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, मालागासी धारा, अग्लोहास धारा, ये गर्म जलधाराएं हिंद महासागर में बढ़ती हैं। और ठंडी जलधाराएं हिंद महासागर में पछुआ पवन प्रवाह, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए एस्किमो जो जनजाति है वह कनाडा में पाई जाती है। मसाई जो आपका है केन्या में पाई जाती है। बद्दू जो है आपका सऊदी अरब में, बुशमैन जो आपका बोत्सवाना में पाई जाती है, ठीक है। तो कनाडा जो है आपका एस्किमो जो है कनाडा में पाई जाती है। ये जनजातियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस तरह से सी, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अगला हमारा प्रश्न है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी चारों, ठीक है। सभी चारों इस पर निर्भर करता है, चारों पर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं।
और कथन कारण के रूप में है। कारण है इसका, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देखिए वन जो है समवर्ती सूची में है, ये सही सुमेलित है। शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची में नहीं है, ये गलत है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में है, ये सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जो विषय दिया गया है इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान को लागू होने के समय 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 99 विषय हैं। जैसे शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक, ये सब संघ सूची के विषय हैं। और जो राज्य सूची है इस पर से कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। और इस संविधान के लागू होते समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इस समय 61 विषय हैं, जैसे जन स्वास्थ्य। ठीक है, अगला जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका इस पर जो कानून बनाया जाता है इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून मिलकर बनाती हैं, और लेकिन दोनों में विवाद होने पर केवल केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। इस समय इसमें जो है 47 विषय उस समय थे, लेकिन वर्तमान में इस समय 52 विषय हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय जो संसद है किस विषय बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। तो इन सभी चारों इसको सही हैं। इस पर सभी चारों पर संघीय जो संसद है राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। इस प्रश्न का व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्य सूची के उपरोक्त चारों स्थितियों में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों के लिए, अनुच्छेद 357 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। अनुच्छेद 250 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। तीसरा आपका, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सितार मैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी तीनों कूट जो हैं इसके सही हैं। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यमकेधर आयोग जिसका गठन 1948 में हुआ था, जो यस्केधर आयोग है इसका गठन 1948 में हुआ था, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इन संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितार मैया की अध्यक्षता में अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, ये भी सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पंडित नेहरू ने 17 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1943 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। केशवानंद
भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो इसका हम कथन दिया गया है, देखिए इसमें कौन सही है। विधानसभा में सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के को कहने के लिए ये सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए ये भी सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए ये भी सही है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये सही नहीं है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विधानसभा में सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए कह सकती है राज्यपाल। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा वो करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज की अदायगी। ठीक है, सबसे अधिक ब्याज की अदायगी रही है। उसके बाद रही है रक्षा व्यय, उसके बाद पूंजी व्यय, उसके बाद बड़े उपज। इस तरह इसका सही उत्तर बी हो गया। ठीक है, आज का दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।